नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित के मॉडल पेपर 2 को हल करवाऊंगा। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर आप लोगों को बता दिया है और उसमें ये सारा कुछ बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं और कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, ये सारा कुछ उसमें बताया है। तो यहाँ पर सीधे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ और कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं, सारा कुछ आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी कि शुरुआत में 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि एक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन होंगे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो जो है कहाँ से शुरू होती हैं, 4 से शुरू होती हैं। यानी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। तो कुल मिलाकर के एक ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य संख्या है, ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए कि बीच की कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, तो इसमें सीधे से अनंत होगा। यानी कि कोई भी भिन्न परमेय संख्याएं अगर दी हुई हैं और उनके बीच की परमेय संख्याएं पूछा जा रहा है कि कितनी परमेय संख्याएं होंगी, तो वहां पर आप लोगों को अनंत लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत। यहीं पर हम समझ लेते हैं कि इनके बीच की परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दो संख्याएं दी हुई हैं। देखिए -1 और जो है +1 के बीच की कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो देखिए परमेय संख्याएं बीच की कैसे ज्ञात करते हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है 2 या 3 बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पर देखिए हमको कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 और +1 है और बटे में 2 कर दीजिए। देखिए जो भी 2 संख्याएं दी हुई हैं उनको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो इन दोनों के बीच की परमेय संख्या हमको पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए -1 है और +1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2 करेंगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए 0 जो है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों जो है -1 और 1 के बीच की संख्या हो जाएगी। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए जो है -1 है और फिर 0 है और फिर 1 है। अब मान लीजिए इनके बीच की और हमको संख्याएं ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे तब भी इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, और इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे तब भी इन्हीं दोनों के बीच की संख्या जो है मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है हम बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक बीच की संख्या ज्ञात कर लिए हैं और अगर हम चाहें तो इनके बीच की और जो है परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 है और 0 है, अब इनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 और +0 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि इनके बीच की अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर फिर बटे में 2 करेंगे दोनों को जोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -1 बटे 2 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, -1 और +1 के बीच की संख्या होगी। फिर देखिए क्या करेंगे,
फिर यहाँ पर जो है अब इनके बीच की संख्या ज्ञात करेंगे तभी इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 + 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये भी जो है -1 और जो है +1 के बीच की संख्या आएगी। तो इस प्रकार से जो है हम चाहे जितनी भी जो है परमेय संख्याएं कोई भी दो संख्याओं के बीच की ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है परमेय संख्याएं बीच की ज्ञात की जा सकती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए दोनों इसीलिए दिया गया है, तो दोनों में से एक तो निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ पर देखिए -16 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए -16 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +16। देखिए +16 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उसी संख्या का जो है चिन्ह बदल देते हैं बस, यानी कि संख्या हमारी वही रहती है, सिर्फ योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए -16 था तो यहाँ पर +16 हो जाएगा। यानी कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, ऐसी संख्या हम लेते हैं जिसको दी हुई संख्या में जो है जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -16 है और +16 जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर +16 होता तो यहाँ पर -16 आता, यानी कि +16 में से -16 जोड़ते तो क्या हो जाता, 0 आ जाता। तो इस प्रकार से जो है हम ऐसी संख्या यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम में लेते हैं जिसको दी हुई संख्या में जोड़ने पर 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए -16 दिया था तो यहाँ पर +16 हो गया। कुल मिलाकर के हमको याद रखना है कि योगात्मक प्रतिलोम में अगर माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा और प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा। तो यही हमको सिर्फ ध्यान रखना है। और गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो है गुणात्मक प्रतिलोम में हम करते ये हैं कि जो संख्या दी हुई होती है तो ऐसी संख्या वहां पर गुणात्मक प्रतिलोम में लेते हैं कि दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3/5 जैसे है तो 3/5 को अगर हम 5/3 से गुणा कर दें तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 आ गया। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको वैसी ही संख्या लेनी है कि जो दी हुई संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर तो देखिए क्या हो जाएगा, यही संख्याएं पलट जाएंगी, 5/3 हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमको याद क्या रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को पलट देते हैं, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह परिवर्तित करते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को पलट देते हैं। एक समस्या यहाँ पर और आती है कि माइनस का अगर चिन्ह लगा हो तो देखिए माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर लगता है, चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पूरी संख्या माइनस की मानी जाती है। तो नीचे भी अगर लगा है तब भी उसको ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए माइनस दिया होता तब भी हम क्या करते, हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ संख्याओं को पलट देते हैं बस। यानी कि यहाँ पर 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा, अगर माइनस का होता तो माइनस का रहता। सिर्फ आपको संख्याएं ही पलटना है गुणात्मक प्रतिलोम में बस। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, या कह सकते हैं समकोण होता है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे आयत हो और चाहे वर्ग पूछा जाए, आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीगर्स बोलते हैं, इसीलिए जो है पूर्णांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, सभी
पूर्ण संख्या है तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, तो 0 1 2 3 डॉट 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 ये अनंत तक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इधर तथा ऋणात्मक संख्या कहा गया है, तो इधर जो है ऋणात्मक में -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी अनंत तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सभी ऋणात्मक संख्या तथा सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये इंटीगर्स की परिभाषा हो जाएगी। और देखिए इंटीगर्स जो है प्लस के होते हैं, तो प्लस को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो प्लस वाले इंटीगर्स यानी कि पूर्णांक कौन से होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, जो है प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, यानी कि जिनको धन पूर्णांक बोलते हैं। और ऋण पूर्णांक को आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। और ये होते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी अनंत तक होते हैं। तो इस प्रकार से माइनस में भी अनंत तक जो है इंटीगर्स होते हैं और प्लस में भी जो है अनंत तक इंटीगर्स होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है पूर्णांक हमको नहीं पता होता है, यानी कि हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर अभी बचा है 0, तो 0 क्या है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 0 क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। देखिए ना तो यहाँ पर शामिल हुआ है धन पूर्णांक में और ना तो ऋण पूर्णांक में। तो 0 क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया होगा, तो ये भी ऑप्शन में दिया होगा कि ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है, तो वहीं पर आपको टिक करना है, यानी कि ये क्या है, उदासीन है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी पूर्णांक की परिभाषा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 9x² -64 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9x² दिया हुआ है और माइनस का 64 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 9 का जो है 9x का क्या करेंगे 3x लिख लेंगे और 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3 त्रिका 9x² हो जाएगा। यही काम इधर भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 और 16 चौक को 64, यानी कि यहाँ पर जो है 4 का क्यूब बन रहा है, लेकिन 8 का अगर बनाए तो 8 अट्ठाई 64 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए a² - b² का फार्मूला बन रहा है। और यहाँ पर जब a² - b² का फार्मूला बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को खोल देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, a + b a - b, यानी कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 8। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए घन कुछ इस टाइप का होता है, आप लोगों को कई बार हम बना करके बता चुके हैं, यानी कि एक डिब्बे के आकार का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दी हुई होती है। इस टाइप से देखिए होता है घन, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दी हुई होती है और सब क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक कोर दी हुई है, यानी कि एक कोर कोई भी लिख लीजिए, मान लीजिए ये 14 दी हुई है तो ये भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी और जो है ये भी 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाएगी। तो देखिए हमको क्या करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, देखिए फार्मूला, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है, तो 14 का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा और फिर जो है इनका गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो इनका गुणा इधर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
14 चौको 56 पहले कर लेते हैं, 56 का 6 हो जाएगा, फिर 14 एकम 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 14 एक बार और है, फिर यहाँ पर 196 गुणे 14 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, 24 का 4 और फिर 9 चौक 36 और 36 दो 38 का 8 और 4 एकम 4 और फिर जो सॉरी 4 एकम 4 और 4 3 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर चाहते तो डायरेक्ट 14 का टेबल पढ़ करके भी इसको कर सकते थे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और 8 6 14 और 14 का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 1 17 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2744 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2744 यहाँ पर देखिए आयतन है तो क्या होगा, वर्ग नहीं लिखा जाएगा, घन लिखा जाएगा, घन सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि घन की एक कोर दी हुई है तो हम क्या करेंगे, घन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर भुजा का क्यूब कर लेंगे, यहाँ पर भुजा दी हुई 14 तो 14 का होल क्यूब कर लिए, तो 14 गुणे 14 गुणे 14 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2744 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, x-4 x+7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। x-4 और x+7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इनको नीचे लिख लेंगे, x-4 और x+7। फिर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे पूरे में। तो यहाँ पर देखिए x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 7 से गुणा होगा तो 7x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए x का 4 से होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 का 4 से होगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस और प्लस का जो है गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7x में से 4x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 28 है तो माइनस का 28 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2x+1 बराबर 2x+2 सर्वसमिका है अथवा नहीं। 2x+1 बराबर 2x+2 सर्वसमिका है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ ये बताना है कि सर्वसमिका है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर क्या है, 2x और प्लस 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमको देखने में नहीं लग रहा था कि दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन अब यहाँ से देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं। और सर्वसमिका की कंडीशन क्या होती है कि जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो उसको सर्वसमिका कहते हैं। और समीकरण क्या होता है, दोनों पक्ष जब बराबर नहीं होते हैं तो उसको समीकरण कहते हैं। तो यही दोनों की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए जो है दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS और RHS, तो ये क्या हो जाएगी, सर्वसमिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि सर्वसमिका है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये सर्वसमिका है। और देखिए इसको एक टाइप से और हल किया जा सकता है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम x बराबर जो है 1 रख देंगे। तो देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे और फिर LHS और RHS हल करेंगे तो देखिए क्या मान आएंगे दोनों के। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 रखेंगे, LHS में LHS तो देखिए 2x+1 है और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। और फिर इधर देखिए 2x+2 है तो यहाँ पर भी 2 और गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 और प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है LHS और RHS बराबर हो जाएगा। और देखिए ये एक बार मान रखें सिर्फ x बराबर 1 और जब x बराबर 2 रख के देखेंगे तो यहाँ पर फिर LHS और RHS हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और फिर x की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस का 1 है, फिर यहाँ पर देखिए 2
इंटू यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखिए LHS और RHS बराबर आ रहे हैं और यहाँ भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चाहे जो मान रखिए LHS और RHS बराबर ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के क्या है, सर्वसमीका है। और समीकरण में क्या होता है, समीकरण में जो है समीकरण से जो है चर का मान निकलता है वही उसमें रखने पर जो है समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। बाकी अगर अलग मान अपने आप रखोगे कोई अंक तो उसमें जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वो समीकरण हो जाएगी और जो यहाँ पर दी हुई है ये क्या है, सर्वसमीका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सीधे से समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 5 + x + 9 + 11 और बटे में कितने पद हो जाएंगे, देखिए 5, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद है तो बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में न जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28 प्लस का x हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा और यहाँ पर समांतर माध्य देखिए 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर 7 को लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर 7 बटे 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइड में कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 पछे 35 हो जाएगा और यहाँ पर इधर इसका गुणा करेंगे तो 28 प्लस का x हो जाएगा और बराबर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और 28 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस जो है कितना हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 35 में से 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 7 आ जाएगी और हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि अभी तक अत लघुत्तरीय क्वेश्चन चल रहे थे और ये है लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, यदि AB बराबर 5 और A माइनस B बराबर 4 हो तो A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर रट लेना। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको जो है लगाने का तरीका एक दूसरा बताया जा चुका है लेकिन कुछ स्टूडेंट को वो तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए A³ + B³ का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम A + B के होल क्यूब का फार्मूला लिख देंगे। A + B क्यूब के होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, A³ + B³ + 3AB और A + B। तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका जो है मान हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर देखिए AB का मान हमको पता है लेकिन यहाँ पर देखिए A + B आ रहा है, यहाँ भी A + B आ रहा है लेकिन यहाँ पर मान दिया हुआ है क्या, A - B का। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको A + B का मान दिया होता तो ये क्वेश्चन लगा पाना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर A + B का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर A - B का मान दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये अपने आप में कठिन क्वेश्चन माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से a प्लस बी का जो है मान ले आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है एक फार्मूले के रूप में बना लेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। लेकिन हम यहाँ पर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। तो यहाँ पर देखिए अगर ये लिख लें तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए a माइनस बी का मान हमको पता है और ए बी का मान भी हमको पता है। तो यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला लगा दें तो इसके सहायता से हम जो है ये मान निकाल सकते हैं a प्लस बी। तो इसलिए हम यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर ये कैसे लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए इधर हिंट आप लोगों को दिए दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके बराबर में क्या लिखा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसका फार्मूला भी खोल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4ab। यहाँ पर प्लस का 4ab लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4ab में से इस 2ab को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब घटा लिए हैं तो घटाने पर 2ab आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ भी है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है। तो वही काम यहाँ पर किया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो है मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान हमको पता नहीं है और इसका मान पता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 4 का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस 4 इंटू ए बी का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस 4 पंचे 20 हो जाएगा। और फिर 20 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख लेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख लेंगे। अब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा। देखिए जो द्विघात समीकरण होती है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि मान 2 आते हैं। तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस का 6 मान हमारा आएगा। अब देखिए a प्लस बी का जो मान आया है 6, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 में a प्लस बी का मान रखने पर, a प्लस बी का मान रखने पर, तो देखिए a प्लस बी का मान रख देंगे। समीकरण 1 देखिए यहाँ है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लस वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ जो है प्लस का मान रख लेंगे, प्लस का 6 रखने पर, प्लस का 6 रखने पर, तो देखिए प्लस का 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3 इंटू ए बी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और a प्लस बी का मान यहाँ पर निकाले हैं 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 छाक 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216। तो यहाँ पर 216 लिख देंगे और फिर जो है बराबर यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर तीनों पच्ची 15 हो जाएगा और 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 216
और ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 216 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 126 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दो मान आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस का 6 रखने पर एक बार कर लेंगे, तो माइनस का 6 जब रखेंगे तो यहाँ पर यही मान माइनस में आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि माइनस का 6 का होल क्यूब करेंगे बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 छाक 36 और 36 छक्का 216, यानी कि माइनस का 216 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 90। यहाँ पर माइनस का 90 हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 216 है, और जो है ये जाएगा उधर 75 करेगा तो माइनस का हो जाएगा 216। जो है सॉरी, यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 90 हो जाएगा। और 216 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस माइनस 126 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी लगाया जा सकता है। और एक दूसरा टाइप आप लोगों को बता चुके हैं, तो चाहें तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को करें, और चाहें तो आप उस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/7 में से -12/7 घटाइए। -4/7 में से -12/7 को घटाइए। तो यहाँ पर देखिए -4/7 है, और इसमें से हमको घटाना क्या है? -12/7। तो यहाँ पर देखिए जो है ऑलरेडी यहाँ पर माइनस इसमें लगा हुआ है, और इसको घटाना है तो हम घटाव का चिन्ह दोबारा लगाएंगे, यानी कि बीच में भी घटाव का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का 4/7 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 12/7 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर हैं तो इसलिए यहाँ पर जो है बटे में 7 हो जाएगा, और ऊपर जो है अंश अंश क्या करेंगे? जो है चिन्ह के साथ में लिख लेंगे, यानी कि माइनस का 4 है और प्लस का 12 है। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पैसे और 3 रुपए को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 90 पैसे और 3 रुपए को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको अनुपात में व्यक्त करना है, यानी कि यहाँ पर 90 पैसे है, 90 पैसे और अनुपात 3 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको देखिए 90 रुपये का मतलब 90 पैसे दिया हुआ है, और रुपये को जो है हम क्या करेंगे? जो है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 से इसको गुणा कर लेंगे। यानी कि अनुपात में हम दोनों को तभी लिख सकते हैं जब दोनों एक इकाई में हो। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये में दिया हुआ है, 1 पैसे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 बटे जो है क्या लिख लेंगे? 3 गुणे 100। तो अब दोनों ये पैसे में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 90 बटे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर इनको 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 दहम्मा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3/10 यानी कि 3:10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 90 पैसे और 3 रुपए में अनुपात क्या हो जाएगा? 3:10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है? क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है? तो देखिए समानुपात की कंडीशन क्या होती है कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे और देखेंगे अगर दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है तो क्या होंगे? ये समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 का गुणा सबसे पहले हम 24 से करेंगे, 24 गुणे 24। तो यहाँ पर देखिए 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइड में हम इधर कर लेते हैं 24 गुणे 24। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 2 चौक को 8 हो जाएगा, और 2 दूना
4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 8 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 576 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब वाह पदों का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाह पद कौन से हैं, 12 गुणे 48 हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो 12 ठी 96 हो जाएगा, 96 का 6 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो जाएगा, और 48 और 9 कितना हो जाएगा, तो 48 9 57 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी 576 आ रहा है और यहाँ भी 576 आ रहा है। तो दोनों तरह से जो है बराबर आ रहा है, यानी कि जो है वाह पदों का गुणनफल भी 576 आ रहा है, और जो है मध्य पदों का गुणनफल भी 576 आ रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और यही हमको ज्ञात करना था कि समानुपात में है या नहीं है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे कि समानुपात में है, समानुपात में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। देखिए मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट वहाँ पर कह रहे थे सर ये कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पुनः लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि x के गुणांक, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके, आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, यानी कि हमको क्या करना है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जो आएगा उसको क्या करना है कि इसमें जोड़ना और घटाना है। तो देखिए x के गुणांक का आधे का वर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 8 है और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या करना है, 16 इसमें जोड़ना है और 16 घटाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 16 और माइनस कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 को जोड़ना और घटाना है, क्योंकि दोनों काम अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो व्यंजक दिया हुआ है वो व्यंजक बदल जाएगा। तो हमको जो काम करना है दोनों करना है। यहाँ पर देखिए इससे पहले मॉडल पेपर में हम क्या बताए हैं कि यहाँ पर एक जोड़ने और घटाने पर, तो देखिए चाहे एक जोड़िए घटाइए और चाहे 16 को जोड़िए घटाइए, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी वही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इस 16 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 16 हो जाएगा, और इस 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, यहाँ पर देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए x माइनस 4 का जो है स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुल मिलाकर के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में से 15 को घटा लेंगे, तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब माइनस के 1 को क्या करेंगे, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 4 और माइनस का 1 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस का 1। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि चाहें तो यहाँ पर जो है एक जोड़ने और घटाने पर लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, यानी कि जो इसके आधे का वर्ग आएगा उसको जोड़ और घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का जो 16 है वो यहाँ पर x माइनस 4 के होल स्क्वायर में चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये मान आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 120,
40 तथा 30 सेंटीमीटर है, इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? एक बक्से की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 120, 40 तथा 30 सेंटीमीटर है, इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बक्सा लिखा हुआ है, बक्सा का यानी कि यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है और सब अलग अलग दिया हुआ है। तो यानी कि जो ये बक्सा होगा वो कैसा होगा? घनाभाकार, यानी कि घनाभ के आकार का होगा। तो यहाँ पर एक घनाभ हम बना लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का घनाभ होगा। देखिए यानी कि जो बक्सा दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है घनाभ, और कहा गया है कि इसमें एक छड़ रखी हुई है, और जो है वो छड़ क्या होनी चाहिए कि सबसे लंबी, यानी कि जो है सब क्या कहा गया है कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है कहा गया। तो यानी कि हमको उस छड़ की लंबाई निकालना है कि सबसे बड़ी छड़ कितनी बड़ी रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा निकल आए, ये दूरी यानी कि विकर्ण ये निकल आए, तो जो है क्या हो जाएगा, हमको जो है सबसे लंबी छड़ पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि अधिक से अधिक लंबे छड़ की लंबाई बराबर अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? बक्से के विकर्ण की लंबाई। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो होगा ये बक्से का विकर्ण होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर क्या होगा? बक्से के विकर्ण की लंबाई, बक्से के विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? बक्से के विकर्ण की लंबाई। तो बक्से का विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा कि घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस जो है क्या हो जाएगा? ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से इन सभी का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है? 120 दी हुई है, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो है ऊंचाई कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सभी का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 बराइयम 144 होता है, तो 144 यहाँ पर लिख लेंगे, और जो है एक जीरो है, लेकिन जब 120 गुणे 120 करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 2 जीरो हो जाएंगे, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएंगे। अब इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे लास्ट में 2 जीरो है, तो सब जो है 2 जीरो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 9 आ रहा है, और यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर 4, तो 9 6 हो जाएगा कितना? 15, और 15 4 19 हो जाएगा, 19 का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 4 है, तो जो है 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 है, 1 को लिख लेंगे यानी कि अंडर रूट 169, और जो है क्या आ जाएगा? डबल जीरो। तो इस प्रकार से देखिए कितना आ जाएगा? 16,900। और जो है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए 169 का वर्गमूल क्या होता है? 169 का वर्गमूल 13 होता है, यानी कि 130 का जो है क्या हो जाएगा? स्क्वायर 169 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 130 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 130 सेंटीमीटर, यानी कि 130 सेंटीमीटर की लंबी छड़ इसमें जो है, यानी कि सबसे लंबी छड़ इसमें रखी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर, माना दहाई का अंक बराबर x है।
देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो यहाँ पर देखिए दहाई का अंक x माने हैं, तो इकाई का अंक क्या मानेंगे, y मान लेंगे। इकाई का अंक बराबर y है। देखिए हम चाहें तो इसको एक चर से कर सकते हैं और चाहें तो दो चर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो चर से कर रहे हैं, और जो है इसको चाहें तो आप लोग एक चर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। तो यहाँ पर संख्या देखिए क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर, तो देखिए संख्या क्या होता है, जो दहाई का अंक होता है वो अपने से 10 गुना होता है, इसलिए यहाँ पर संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब पहली शर्त से लिखेंगे, यहाँ पर पहली शर्तानुसार तो देखिए पहली शर्त में क्या कहा गया है, देखिए दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई का अंक और दहाई का अंक बराबर में लिख लेंगे, और देखिए कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए यहाँ दहाई का अंक जो है वो क्या है, कम है, यानी कि जो ये है ये कम है। तो हम क्या करेंगे, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से अगर हम घटा दें 3 तो दोनों बराबर में हो जाएंगे। एक बार पुनः समझ लेते हैं, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक बराबर में लिखे गए हैं, लेकिन कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो देखिए इकाई का अंक ये है, इससे ये 3 कम है, तो अगर हम इसको 3 कम कर दें तो दोनों बराबर में रखे जा सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर का -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए संख्या क्या है, संख्या है 10x प्लस वाई, और कहा गया है कि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो देखिए अंकों का जोड़ क्या है, ये देखिए अंक है x और y, तो इनका हम योग कर देंगे, और इसके 4 गुने कहा गया तो 4 गुना कर देंगे। तो देखिए क्या कहा गया, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन से अब हम एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 4x प्लस का 4y हो जाएगा। अब इनको पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 10x माइनस 4x, और फिर प्लस का y और माइनस का 4y बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y और बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 आ जाएगा। अब चाहे तो देखिए यहाँ पर अभी जो है 3 कामन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कामन ले लेंगे तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसको समीकरण 2 न मानो, यहाँ पर देखिए 3 कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का y और बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ जाएगा भाग करेगा, और जो है 0 के भाग में 3 लिखेंगे तो 3 से अगर भाग करेंगे 0 को तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, और इसके नीचे अब लिख लेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के चिन्ह जो हैं वो क्या है, सेम है, और चिन्ह जो है सेम होने पर क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह जो है बदल जाते हैं, यानी कि जो नीचे वाला व्यंजक होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदलने पर दोनों जो है कट जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, और इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रख देंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस का वाई बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या करना था, जो है संख्या निकालना था। तो संख्या हम क्या माने थे, अतः संख्या बराबर तो देखिए संख्या माने थे 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई लिख लेंगे और उसके बाद फिर x और y के मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान आया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और प्लस में y का मान आया है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो 10 तियाई 30 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।